हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी का जो पेपर 1 है, भारतीय समाज शास्त्र के अग्रदूत, यही टाइटल है आपके समाज शास्त्र बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में पेपर 1 का। जैसा कि आपको पता है कि आपको अपने बीए 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट का डबल पेपर देना है, यानी आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होगा हर एक सब्जेक्ट का। तो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। भारतीय समाजशास्त्र के जो अग्रदूत, यानी कि भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत, यही टाइटल है आपका पेपर 1 का सोशियोलॉजी का। आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, मैंने अपलोड किया है, अच्छे से आपको समझाया भी है। तो आज के इस वीडियो में मैं उससे जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन लेकर आई हूँ। MCQ बताने वाली हूँ। जिस भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव्स टाइप परीक्षा होती है तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि NP 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। बस पेपर का पैटर्न अलग अलग हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, मगर टॉपिक क्या है आपका, सिलेबस क्या है आपका, सब सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो बताइए, भारतीय समाजशास्त्र का जनक या भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? अगर पिता पूछते क्वेश्चन में तो भी क्वेश्चन आपका वही होगा। तो आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसकी क्लास तो मैंने शुरू की ही है, यूनिट्स में कंप्लीट करवा रही हूँ, फुल डिटेल वीडियो में अपलोड करती हूँ और एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़ा रही हूँ आपके। तो आप पढ़ने के लिए चैनल पर विजिट ज़रूर किया कीजिए। सक्सेस मास्टर पॉइंट पर हर सब्जेक्ट के, हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। देखिए, भारतीय समाज शास्त्र के अग्रदूत कौन है? गोविंद सदाशिव घुरिये हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। और गोविंद सदाशिव घुरिये ने जाति व्यवस्था पर जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, ये आपके यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आपको पढ़ना भी है और पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इनकी जितनी भी पुस्तक हैं, कब पब्लिश हुई, सब कुछ एक वीडियो में मैंने दे दिया है डिटेल में सब। तो आप पुस्तकों के नाम भी देख लीजिएगा, वीडियो में वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, इन्होंने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई हैं, उन सभी को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप चेक करके ज़रूर पढ़िएगा, मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगला आपका क्वेश्चन है, बम्बई में समाजशास्त्र किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? तो देखिए, आपको तो पता है किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था, गोविंद सदाशिव घुरिये के नेतृत्व में विकसित हुआ था। क्योंकि इससे पहले भारत में समाजशास्त्र एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन बम्बई विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई, जिसमें गोविंद सदाशिव घुरिये ने अपना बहुत योगदान दिया। इसीलिए गोविंद सदाशिव घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है या समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो ऑगस्ट काम्टे हैं। आपको तो पता ही है, सब कुछ मैं आपको शुरू में पढ़ा चुकी हूँ। आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब कुछ पढ़ भी चुके हैं सोशियोलॉजी में, और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और भारतीय समाजशास्त्र के गोविंद सदाशिव घुरिये, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष घुरिये को कब बनाया गया? तो 1924 ईस्वी में बनाया गया था इनको। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, गोविंद सदाशिव घुरिये की रचना है। तो देखिए, आपको बता चुकी हूँ ना, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये भी GS घुरिये की ही रचना है, बुक है। कल्चर एंड सोसाइटी, ये भी इन्हीं की बुक है। इंडियन साधुज, ये इन्हीं की बुक है। तो जब तीनों इन्हीं की है तो उपर्युक्त सभी सही उत्तर है। और इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी बुक लिखी हैं जो मैंने वीडियो में बता रखी है, जब मैंने इनकी जाति व्यवस्था के बारे में पूरा पढ़ाया है, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा, यूनिट नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी द्वारा रचित रचनाएं नहीं हैं। देखिए, यहाँ पे 4 बुक दे रखी है आपके ऑप्शन में, तो इसमें से एक रचना ऐसी है जो राधा कमल मुखर्जी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो वो कौन सी है? वो है स्टडी ऑफ द एम्परर अशोका। ये नहीं लिखी गई है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। बाकी ये तीनों इन्होंने ही लिखी है। किसने? राधा कमल मुखर्जी ने। और राधा कमल मुखर्जी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में, और इन्होंने मूल्यों की सामाजिक संरचना के ऊपर बहुत अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।
और देखिए मैंने आपको ये पूरा बढ़ाया भी है कि इन्होंने अपनी किस बुक में अपने इन विचारों को प्रस्तुत किया है। और देखिए मूल्यों की जो सामाजिक संरचना है उस पर जितना विचार राधा कमल मुखर्जी ने विस्तार में बताया है, विचार दिए हैं, उतना अभी तक किसी अन्य विद्वान ने नहीं दिया है। और यही कारण है कि मूल्यों की सामाजिक संरचना पर इतने अधिक विचार प्रस्तुत करने के कारण ये पूरे विश्व में विख्यात हैं, पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं। आप इनके बारे में भी पूरा पढ़ लीजिएगा, मूल्यों की सामाजिक संरचना भी पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगला क्वेश्चन है, मुखर्जी की कौन सी पुस्तक 1938 में प्रकाशित हुई? राधा कमल मुखर्जी की कौन सी बुक है जो 1938 में प्रकाशित हुई थी? यहाँ पे देखिए 4 बुक ऑप्शन में दे रही है और ये 4 जो बुक है ये सब राधा कमल मुखर्जी के द्वारा ही लिखी गई है। यहाँ पे बस आपसे ये पूछ रहा है कि इनकी इन सभी पुस्तकों में से कौन सी बुक 1938 में पब्लिश्ड हुई? तो वो थी रीजनल बैलेंस ऑफ मैन। ये पब्लिश्ड हुई 1938 ईस्वी में। याद रखिएगा, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला है, मुखर्जी के अनुसार मानवीय सभ्यता का अध्ययन किन स्तरों पर किया जाना चाहिए? तो देखिए इनके अनुसार जैविकीय उद्विकास के आधार पर भी मानवीय सभ्यता का अध्ययन किया जाना चाहिए, सार्वभौमिकीकरण के आधार पर भी किया जाना चाहिए और आध्यात्मिक पक्ष के स्तर पर भी किया जाना चाहिए। किनके अनुसार? राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार समाज संरचनात्मक अकादमिक का योग है? तो राधा कमल मुखर्जी के अनुसार है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन कल्चर ए सोशियोलॉजिकल स्टडी के रचनाकार हैं, यानी ये जो बुक है इंडियन कल्चर ए सोशियोलॉजिकल स्टडी, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है D.P. मुखर्जी ने। ध्यान दीजिए, D.P. मुखर्जी यहाँ पर दूसरा नाम आ गया है, यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी का नाम नहीं है, D.P. मुखर्जी। D.P. मुखर्जी का पूरा नाम है धुरजती प्रसाद मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। अगला है, D.P. मुखर्जी की पुस्तक बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी का प्रकाशन कब हुआ? ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी पुस्तक है D.P. मुखर्जी की। तो ये कब पब्लिश्ड हुई थी? तो ये पब्लिश्ड हुई थी 1932 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के समाजशास्त्र के जनक थे। संस्कृति के समाजशास्त्र के जनक कौन थे? तो D.P. मुखर्जी थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। अगला है, पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस की रचना कब हुई? ये बुक है पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस, इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी 1924 में। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। देखिए, पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस ये जो बुक है ये लिखी तो गई 1924 में। आपसे अगर पूछ दे कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो याद रखिएगा D.P. मुखर्जी के द्वारा। यहाँ पे नाम ऊपर देखिए D.P. मुखर्जी, यानी कि धुरजती प्रसाद के द्वारा लिखी गई है पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस 1924 में। अगला है, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ का प्रकाशन कब हुआ? ये एक पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ। ये भी पुस्तक D.P. मुखर्जी के द्वारा ही लिखी गई है। तो इस बुक का ये बुक पब्लिश्ड कब हुई? तो ये पब्लिश्ड हुई थी 1946 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला देखिए, यह किसका मानना था कि मार्क्सवाद वह सिद्धांत है जिसे समाज के अध्ययन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो ये किसका मानना था कि मार्क्सवाद वह सिद्धांत है जिसे समाज के अध्ययन में क्या देना चाहिए? प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये मानना था D.P. मुखर्जी का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। जितने भी समाजशास्त्री आपको पढ़ने हैं 6 सेमेस्टर पेपर 1 सोशियोलॉजी में, क्योंकि आपको भारतीय समाजशास्त्री के बारे में ही पढ़ना है, तो सभी के बारे में आप पढ़िएगा। उनके प्रारंभिक जीवन से उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें कब पब्लिश्ड हुई, नाम क्या था, उन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किए, किन किन बातों पर किए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में आपका सिर्फ वही सब कुछ पूछा जाएगा। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ सब याद कर लीजिए। अगला है, यह कथन किससे संबंधित है कि हम अर्थशास्त्र से इतिहास और इतिहास से समाजशास्त्र में आए हैं? यानी कि यहाँ पर एक कथन दिया जा रहा है, तो ये कथन किसने कहा कि हम अर्थशास्त्र से इतिहास और इतिहास से समाजशास्त्र में आए हैं? क्योंकि पहले तो समाजशास्त्र अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, अर्थशास्त्र या इतिहास के रूप में पढ़ा जाता था, मतलब उन्हीं के एक पार्ट के रूप में पढ़ा जाता था, एक अंग के रूप में पढ़ा जाता था।
तो ये किसने कहा? तो ये कहा है DP मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इरावती कर्वे का जन्म कब हुआ? तो इरावती कर्वे ये भी भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। अगला है, इरावती कर्वे की प्रसिद्ध पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? तो ये इनकी पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। क्या नाम है पुस्तक का? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये पब्लिश्ड हुई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है आपका। अगला है, नातेदारी को समझने के लिए कर्वे ने संपूर्ण भारत को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा? तो जो नातेदारी है उसको समझने के लिए इरावती कर्वे ने 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांट दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 4 आपका सही उत्तर है। अगला है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी MN श्रीनिवास ने। और संस्कृतिकरण के बारे में पूरा पढ़ा चुकी हूँ। जो श्रीनिवास ने अवधारणाएँ दी हैं, जो पूरे विचार प्रस्तुत किए हैं, किस पुस्तक में की हैं, सब बता चुकी हूँ। तो संस्कृतिकरण है क्या चीज़? देखिए भारतीय समाज में जो निम्न जातियाँ होती हैं तो वो अपने से ऊंची जाति को आदर्श मान लेती हैं। जैसे मान लिया जाए एक शूद्र जाति है जो एक निम्न जाति है, वो मान ले कि वो ब्राह्मण की तरह रहेगी, ब्राह्मण की तरह खाएगी पिएगी, जो ब्राह्मण पहनते हैं उसी तरह का पहनेगी, ब्राह्मण जिस तरह का खाना खाते हैं हम उस तरह का खाएंगे, ब्राह्मण का जो रीति रिवाज है हम उसको अपनाएंगे। तो शूद्र जाति किसी ऊंची जाति के रीति रिवाज, उसके वेशभूषा, खान पान सभी को जब कॉपी करके ऊंचा उठने की कोशिश करती है तो वो संस्कृतिकरण कहलाता है। और इसकी अवधारणा सबसे पहले MN श्रीनिवास ने दी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अगला है, प्रभु जाति की अवधारणा को श्रीनिवास ने कब विकसित किया? तो कब विकसित किया था इन्होंने? 1959 में किया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला है, प्रभु जाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रभु जाति को देखिए उपर्युक्त सभी नामों से जाना जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, पहला प्रबल जाति, दूसरा प्रभुत्ता संपन्न जाति, तीसरा प्रभावी जाति और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो सभी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी रचना है? तो आपको तो पता ही है कि MN श्रीनिवास की रचना है, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ पूरा MN श्रीनिवास के बारे में, इनकी सारी पुस्तकें बता चुकी हूँ, कब पब्लिश हुई सब बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला है, लौकिकीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो लौकिकीकरण की अवधारणा भी सबसे पहले MN श्रीनिवास ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लौकिकीकरण के कारण हैं। देखिए यहाँ पर एक और क रहेगा, लौकिकीकरण, मिस्टेक हो गई, छूट गया है नोट्स बनाने में। तो देखिए लौकिकीकरण के क्या क्या कारण हैं? तो पहला कारण है कि आधुनिक शिक्षा, दूसरा कारण है कि जो नगरीकरण का विस्तार हो रहा है वो, तीसरा है पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण तो आपको पता ही है कि जब वेस्टर्न कल्चर हम अपनाते हैं भारतीय समाज के द्वारा तो वो पश्चिमीकरण है। इसके बारे में भी फुल डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में ऐड है सोशियोलॉजी पेपर 1 के। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा भी सबसे पहले MN श्रीनिवास ने दी थी। तो यहाँ पर लौकिकीकरण के सभी कारण हैं, 1 2 3 सब हैं। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला है, श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित रचना इंडियन सोसाइटी का प्रकाशन कब हुआ? इंडियन सोसाइटी पुस्तक है जिसको लिखा है श्यामाचरण दुबे ने। तो इस बुक को कब पब्लिश कराया गया? ये बुक पब्लिश कब हुई? तो ये बुक पब्लिश हुई थी 1990 में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है, अंडरस्टैंडिंग चेंज किसकी पुस्तक है? अंडरस्टैंडिंग चेंज श्यामचरण दुबे की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा माना जाता है? तो पश्चिमीकरण को तटस्थ अवधारणा माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। पश्चिमीकरण के बारे में फुल पढ़ लीजिएगा, डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षय रमन लाल देसाई बम्बई विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष कब बने? तो कब बने थे ये बम्बई विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष? तो ये बने थे 1947 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। अगला है, AR देसाई की प्रसिद्ध रचना है। तो AR देसाई यानी कि अक्षय रमन लाल देसाई, तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो उपर्युक्त सभी है, क्योंकि करेंटली ऑपरेटिंग भी इन्होंने लिखी जो फेमस है, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया भी इन्होंने लिखी, और पीसेंट स्ट्रगल इन इंडिया ये भी उन्होंने ही लिखी। ये तीनों AR देसाई की मोस्ट
पॉपुलर फेमस रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंटली ऑपरेटिंग कब प्रकाशित हुई? तो ये बुक कब पब्लिश्ड हुई थी? तो ये पब्लिश्ड हुई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, आंद्रे बेते की पुस्तक सोशियोलॉजी एसेज ऑन अप्रोच एंड मैथ का प्रकाशन कब हुआ? देखिए ये बुक है, बुक का नाम देखिए, सोशियोलॉजी एसेज ऑन अप्रोच एंड मैथ, ये बुक है। तो ये बुक कब पब्लिश्ड हुई? तो ये बुक पब्लिश्ड हुई थी देखिए 2002 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। और ये बुक किसने लिखी? तो आंद्रे बेते ने लिखी। अगला है, यह किसका मानना है कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र का ही एक हिस्सा है? तो सामाजिक मानवशास्त्र जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मानवशास्त्र पढ़ते होंगे, तो मानवशास्त्र समाजशास्त्र का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। ये किस विद्वान का मानना है? तो ये मानना है रेडक्लिफ ब्राउन का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी MCQ बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे और इस तरह की वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। इसके अलावा यदि आप अपने हिस्ट्री पढ़ते हैं 6 सेमेस्टर में, तो उसके लिए भी चैनल पर विजिट कीजिएगा। उसके भी पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ और उसके भी मॉडल पेपर की वीडियोस ऑब्जेक्टिव्स टाइप वीडियोस चैनल पर लगातार आ रही हैं, तो उसके लिए भी विजिट कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।